जानकारी प्राप्त करें, और उनका नाम भी मेंशन था। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट में एक प्रोविजन था कि 5% जो है मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन फी जो है होलसेलर L1 लाइसेंस के लिए, और जिसके ऊपर कोई कैप नहीं होगी, इंडिविजुअली फिक्स करने की बात हुई। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं को चूज किया गया, और जो 100 करोड़ का जो काम था उसको 5 साल 500 करोड़ के लिए उसको बढ़ाया गया। इसी प्रकार से बजट को लेकर जो स्टोरेज डिवाइस है उसने भी जांच पड़ताल की, और रिवाइज्ड ड्राफ्ट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का है उसको पेश किया गया। और सी अरविंद और सुनील सिंगल जो टाइपिस्ट हैं उनके कहे जो उनका बयान है उसके अनुसार पाया गया कि ये 10:28 पर ये काम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये 10:30 के आसपास की बात है, तो 10:28 पर ये हुआ जो फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया। और सी अरविंद ने अपने बयान में कहा, 164 का जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें इस बात को रिवील किया कि 5% से 12% तक जो है उसको बढ़ा दिया गया, और जो EDP प्लस इम्पोर्ट फी थी, और साथ में जो L1 लाइसेंसेस जिनका टर्नओवर जो है उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह 100 करोड़ से 500 करोड़ हर साल का कर दिया गया फॉर द पास्ट 5 इयर्स। ये कंडीशंस को बदला गया। इसी तरीके से और नाम आए 20/5/2021 को और 21/5/2021 को एक्यूज जो है साउथ ग्रुप वाले अभिषेक बोनीपल्ली, अरुण आर पिल्लई, बुच्ची बाबू गोरंतला अलॉन्ग विद शरत रेड्डी, इन्होंने ये दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से आए। एक मीटिंग गौरी अपार्टमेंट में हुई, और उसमें एक्यूज विजय नायर भी मौजूद थे, और साथ में अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे, जहां पर इस कॉन्स्पिरेसी को इजाद किया गया, हैच किया गया। मोडालिटीज जो है लाइसेंस बदलने की क्या होंगी, और फायदा उठाने के लिए अनड्यू फेवर के लिए क्या क्या किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ने और चीजें जो है वो रिवील की हैं, और उसके मुताबिक जो मनीष सिसोदिया है उसके कहने पर इंडो स्पिरिट को लाइसेंस दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कार्टलाइजेशन यानी एकत्रीकरण का एक नियम का उल्लंघन था। बावजूद उसके मनीष सिसोदिया ने धमकाकर अरवा गोपी कृष्णा जो एक्साइज कमिश्नर थे, उन्होंने अपने बयान में 164 के बयान में कहा कि स्टर्नली डायरेक्ट किया गया उनको सिसोदिया द्वारा कि L1 लाइसेंस जो है वो इंडो स्पिरिट्स को आप दें। और जो सेकंड एप्लीकेंट थे, डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म कि एक्यूज मनीष सिसोदिया की कंप्लेंट्स कार्टलाइजेशन की थी, ब्लैक लिस्टिंग की थी, मगर इसके बावजूद उस जो कंपनी है उसको लाइसेंस दिया जाए, ऐसी जो है वो सेकंड चार्जशीट के अंदर, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर इस तरीके की चीजें सामने आई है, जिन सब चीजों को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये जमानत को जो है रिजेक्ट किया गया है। और वापस मैं अपनी बात कहूंगी कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर खेत क्या करेगा। यानी दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की सेवा के लिए बनी थी, दिल्ली के डेप्यूटी मुख्यमंत्री का काम था दिल्ली से भ्रष्टाचार को दूर करना, जो वो खुद ही भ्रष्ट हो जाए और भ्रष्ट पॉलिसीज को नियमित निर्धारित करने लगे, तो दिल्ली की सेवा कौन करेगा, दिल्ली से भ्रष्टाचार को कौन हटाएगा। I will say the same thing in English. There is a very famous saying when I look at the order passed by the Delhi High Court, where Mr. Manish Sisodia's bail application has been rejected by the court. While making rejection order, the court has observed the allegations are very serious in nature. The accused was a public servant. We have not examined the excise policy nor the power of the government. However, the applicant being a powerful person, there is a possibility of him influencing the witnesses. Now, this is the background on which the bail application of Deputy CM Mr. Manish Sisodia has been rejected. There is a very famous proverb which says, fence eating the crop. Now, this comes to my mind because there is a skepticism from of those who are supposed to protect the law and uphold the law, become the violators of the law, and they start breaking the laws. Somebody who was supposed to serve
the city-state of Delhi becomes corrupt and is actually indulging in corruption, where allegations of cartelization and blacklisting against companies exist, and this very person directs the officers to give license to those people who are involved in corrupt practices, and in lieu of bribe, all this is being done by the Deputy CM. These are the observations which have been made by the court. Some observations have been made by the court, and some observations are part of the supplementary charge sheet which has been filed 2 days ago on 27th May in the court. And I will read out certain paragraphs so that for everybody's consumption, that what really transpired and what really happened. So paragraph 16.13, the investigation has revealed that in the month of February 21, 8 to 10 meetings of group of ministers headed by the accused Manish Sisodia took place, in which some data was sought from the excise department, but no proper minutes or record of discussions of the said meetings were prepared. It has also been revealed that no decision regarding the provisions to be incorporated in the group of ministers was taken in the said meetings.